हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे आर्म्स एक्ट जो कि 1959 का एक्ट है। और स्टार्ट करना था मैं चैप्टर सेक्शन नंबर 29 से। मतलब हम जो लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे उसी में हम पनिशमेंट्स जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, जो लास्ट वीडियो में थोड़ा सा रह गया था। तो सेक्शन नंबर 29 है पनिशमेंट फॉर नोइंगली परचेसिंग आर्म्स एक्सेट्रा फ्रॉम अनलाइसेंस पर्सन और डिलीवरिंग आर्म्स टू पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू पोजेस द सेम। तो ये सेक्शन दो चीजों के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहली बात कि अगर हम किसी से जानबूझ के परचेज कर रहे हैं आर्म्स, जब हमें पता है कि वो पर्सन यहाँ पे अनलाइसेंस पर्सन है, मतलब वो आर्म्स वगैरह नहीं बेच सकता। और दूसरी चीज, या तो फिर हम किसी ऐसे पर्सन को आर्म डिलीवर कर रहे हैं जो कि यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू एंटाइटल नहीं है पोजेस करने के लिए आर्म्स को। तो सबसे पहले कोई पर्सन यहाँ पे परचेज करता है फायर आर्म्स या अदर आर्म्स को, या फिर किसी क्लास ऑफ डिस्क्रिप्शन के आर्म्स को, जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड और एनी आर्म्स एमिनिशन है किसी भी अदर पर्सन से, और वो जानबूझ के करता है कि उस पर्सन से जो कि यहाँ पे नॉट एंटाइटल्ड है या ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 5 में। तो और या फिर क्या करता है कि डिलीवर करता है किसी आर्म्स एनिमिनेशन को इनटू द पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन, जो कि विदाउट प्रीवियसली असर्टेनिंग अदर पर्सन एंटाइटल जो भी है टू दिस एक्ट या फिर अदर एक्ट में टाइम बिंग फोर्स में, वो यहाँ पे जो कि यहाँ पे प्रोहिबिटेड ना हो या फिर अभी अदर लॉ में पोजीशन रखने के लिए मना ना किया गया हो। तो मतलब यहाँ पे कोई पर्सन यहाँ पे डिलीवर करता है आर्म्स एम्यूनिशन को, पोजीशन को किसी भी अनदर पर्सन के, विदाउट ये जाने हुए कि ये पर्सन यहाँ पे किसी इस लॉ में या किसी अदर लॉ में जो टाइमिंग इन फोर्स में है वो प्रोहिबिटेड है या नहीं अपने पोजीशन में रखने के लिए। तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट कितनी दी जाएगी, तो यहाँ पे उसको पनिशमेंट दी जाएगी 3 ईयर्स तक की, और विद फाइन और विद वोट। तो ये दोनों चीजें होंगी। फिर है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लाइसेंस और रूल्स। तो कोई पर्सन यहाँ पे कॉन्ट्रवेंट करता है कंडीशन ऑफ लाइसेंस की, जो भी प्रोविजन ऑफ दिस साइड में बनाए गए हैं, कोई भी रूल जो भी बनाए गए हैं, और उसकी अगर कहीं भी कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है, तो यहाँ पे उसको पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म जो कि एक्सटेंड हो सकता है 6 मंथ। साथ ही साथ फाइन भी लगेगा, नहीं या फिर मतलब पनिशमेंट होगी 6 मंथ तक की, या फिर फाइन जो कि 2000 रुपीज तक का हो सकता है, या दोनों ही। तो सेक्शन नंबर 31 है पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस। तो अगर क्या है कि किसी पर्सन ने यहाँ पे एक बार ऑफेंस किया हुआ है, अगर वो दोबारा ऑफेंस करता है तो क्या होगा, तो whoever having convicted of an offense under this act or convicted of an offense under this act shall be punishable with double the penalty provided for later offense। तो यहाँ पे क्या है कि कोई पर्सन एक बार कन्विक्ट हुआ था और अगर उसको दोबारा कन्विक्ट किया गया जो भी ऑफेंसेस है इस एक्ट में, तो उसको डबल पनिशमेंट दी जाती है। सिंपल सी बात है। अब सेक्शन नंबर 32 है पावर टू कन्फिस्केट। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन यहाँ पे अगर उसने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है सेक्ट में, या कोई भी ऑफेंस कमिट किया है किसी भी आर्म्स एम्यूनिशन के रिस्पेक्ट में, तो ये डिस्क्रिशन होगा जो भी यहाँ पे कोर्ट उसको कन्विक्ट कर रही है उस कोर्ट के पास, कि वो डायरेक्ट कर सकती है या तो होल या फिर एनी पोर्शन जो है आर्म्स एम्यूनिशन का, या कोई भी वेसल व्हीकल या अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस था, या कोई भी रिसेप्टिकल या अदर थिंग जो भी यूज होता है कंसील करने के लिए, उसको कन्फिस्केट किया जाएगा। और अगर वो कन्विक्शन है अगर सेटिस्फाइड हो गया अपील में, तो जो कन्फिस्केशन का ऑर्डर रहेगा वो भी यहाँ पे वॉइड हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब कोई भी पर्सन यहाँ पे कन्फिस्केशन कर रहा है, तो अब यहाँ पे जो मतलब ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन है वो यहाँ पे अपीलेट कोर्ट भी कर सकता है, और या फिर हाई कोर्ट भी कर सकता है जब वो अपनी पावर्स ऑफ प्रिविजन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब सेक्शन नंबर 33 है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। तो जब भी यहाँ पे कोई भी ऑफेंस कमिट की जाती है कंपनी के द्वारा, तो जो भी पर्सन उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबल था कंपनी के इंचार्ज में, या रिस्पॉन्सिबल था कंपनी के कंडक्ट या बिजनेस में, तो वो पर्सन और उसके साथ साथ कंपनी भी यहाँ पे लायबल हो जाती है उस ऑफेंस के लिए। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है उसने यहाँ पे जो भी लायबल हो रहा है इस पर्सन इस एक्ट में प्रूव कर देता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है विदाउट नॉलेज, और उसने अपने यहाँ पे ड्यू डिलीजेंस को एक्सरसाइज किया था सारा उस ऑफेंस को रोकने के लिए, तो उस पर्सन को यहाँ पे नई सजा होगी। फिर लिखा हुआ नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सबसेक्शन 1, इससे फर्क नहीं पड़ेगा सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई भी ऑफेंस जो है कंपनी के द्वारा कमिट किया वो प्रूव हो जाए कि वो कमिट किया गया कंसेंट कनाइवेंस, और जो भी एट्रीब्यूटेबल और किसी भी नेग्लेक्ट जो है, मतलब उनके कारण किसी भी डायरेक्टर के, मैनेजर के, सेक्रेटरी के, या अदर ऑफिसर ऑफ कंपनी के,
तो जो डायरेक्टर, सेक्रेटरी, मैनेजर या अदर ऑफिसर है वो यहाँ पे डीम गिल्टी हो जाएगा उस ऑफेंस के लिए, उसको यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी अकॉर्डिंगली। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, तो कंपनी का क्या मतलब होगा, तो कंपनी का मतलब होगा यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है। मतलब इसमें इंक्लूड होगा अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स की भी। और डायरेक्टर पे अगर हम बात करें, तो अगर किसी फर्म की बात करेंगे तो मीन्स पार्टनर इन द फर्म होगा, उसको डायरेक्टर मानेंगे। अब यहाँ पे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जो है मिसलेनियस। तो यहाँ पे लिखा है सेंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ आर्म्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कस्टम्स एक्ट 1962 में क्या लिखा हुआ है, जो कि 52 नंबर का एक्ट है 1962 का। कोई भी आर्म्स एम्यूनिशन को यहाँ पे डिपोजिट नहीं किया जा सकता किसी वेयर हाउस में, जो कि लाइसेंस्ड है अंडर सेक्शन 58 में ऑफ दैट एक्ट, उस एक्ट में, जब तक कि यहाँ पे सेंक्शन नहीं ले ली जाती सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब इसके बाद है यहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन ऑक्यूपेशन ऑफ प्रीमाइसेस इन सर्टेन केसेस। तो जब भी कोई आर्म्स एम्यूनिशन जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ऑफेंस कमिट किया गया है एक्ट में, और कमिट किया गया एरिया कमिटेड आर फाउंड इन एनी प्रेमाइसिस, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी आर्म्स एम्यूनिशन है जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ऑफेंस कमिट किया गया है, या फिर हो सकता है और वो फाउंड हुआ कहीं भी प्रीमाइसिस, व्हीकल या अदर प्लेस में, जॉइंट ऑक्यूपेशन में और या फिर जॉइंट कंट्रोल में सेवरल पर्सन थे, तो ईच ऑफ सच पर्सन जो होगा जिसने यहाँ पे, कि जिसके पास यहाँ पे रीजन टू बिलीव था कि वो अवेयर है, वो मतलब यहाँ पे जिसके खिलाफ रीजन टू अवेयर, मतलब रीजन टू बिलीव हो रहा है कि वो अवेयर होगा कि आर्म्स और एम्यूनिशन उसकी प्रेमाइसिस में है, तो व्हीकल और अदर प्लेस पे, तो जब तक कि वो कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं करता तब तक वो भी यहाँ पे लाइबल होगा उस ऑफेंस के लिए, जैसा कि सेम मैंने, जैसे कि ही हैज और इट्स बीइंग कमिटेड अलोन बाय हिम। तो उसका सीधा सीधा एग्जांपल है कि जैसे क्या होता है कि किसी प्रेमाइसिस में कुछ आर्म्स एम्यूनिशन वगैरह मिले, तो अगर जिस पर्सन ने यहाँ पे आर्म्स एम्यूनिशन वगैरह उधर पे रखे वो तो लाइबल हो गई, वो तो ठीक और नॉर्मल बात है। फिर उसके अलावा क्या है कि अगर वो जो ओनर ऑक्यूपायर वगैरह था उस प्रीमाइसिस का, व्हीकल का या अदर प्लेस का, तो अगर उसको भी यहाँ नॉलेज हो सकती थी, ऐसा हम समझ सकते हैं, रीजन टू बिलीव हमारे पास किसको भी इस चीज की नॉलेज होगी, तो साथ ही साथ जो ओनर और ऑक्यूपेशन वाला या ज्वाइंट पर्सन जो भी है, मतलब ज्वाइंट ऑक्यूपेशन ओनर या मतलब ओनर ऑक्यूपेशन और जो जिसके भी है, मतलब ज्वाइंट ओनर वगैरह है, उनको यहाँ पे लाइबल बना दिया जाएगा इस ऑफेंस के लिए। तो सेक्शन नंबर 36 है इन्फॉर्मेशन टू बी गिवन रिगार्डिंग सर्टेन ऑफेंसेस। तो यहाँ पे जो भी पर्सन यहाँ पे अवेयर अवेयर है यहाँ पे किसी भी ऑफेंस के बारे में कि यहाँ पे कोई भी ऑफेंस हो सकता है, और वो बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा कि उसको यहाँ पे नहीं पता था। अदरवाइज उसको क्या करना पड़ेगा, कोई भी पर्सन जो है यहाँ पे अगर उसको पता है कि कोई भी ऑफेंस कमीशन हो सकता है इस एक्ट में, तो उसको उसकी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को या फिर मैजिस्ट्रेट जिसके पास जुरिडिक्शन है। अब उसके बाद जो है कि यहाँ पे अगर कोई भी एम्प्लॉय है और जो वर्क करता है अंडर रेलवे, एयरक्राफ्ट, वेसल, व्हीकल या अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस में, और अगर उसके पास यहाँ पे रीजनेबल एक्सक्यूज है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज, मतलब अगर उसके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है तो ठीक, जैसे कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर रहेगा कि उसके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज था। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, उसको भी गिव करना पड़ेगी, मतलब इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को उस बॉक्स, पैकेज, बेल, ट्रांसिस्ट, जो भी उसके पास रीजन टू बिलीव है कि इसमें सस्पेक्ट है, कि मतलब उसको ये डाउट है कि इसमें कंटेन हो सकते हैं आर्म्स एम्यूनिशन, उसके रिस्पेक्ट में जिसके रिलेटेड ऑफेंस कमिट हो सकता है अंडर दिस एक्ट या फिर कमिट हो चुका है, तो उनको ये काम करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 37 है अरेस्ट एंड सर्चेस। तो लिखा हुआ है सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। जब तक कि यहाँ पे अदरवाइज प्रोवाइड नहीं किया हुआ इस एक्ट में, तब तक जो भी ऑल अरेस्ट सर्च वगैरह के जो भी इस एक्ट में किए जाएंगे, वो रूल्स देयर अंडर शैल बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग किए जाएंगे, जो कि 1973 का सीआरपीसी एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 है। जो भी अरेस्ट सर्चेस किए जाते हैं इसमें, मतलब इस एक्ट में, मतलब इस एक्ट के जो भी सर्च एंड अरेस्ट होंगे वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होंगे। वो कोई पर्सन यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है और आर्म्स एम्यूनिशन सीज किया जाते हैं, तो पर्सन, अगर वो ऐसा पर्सन है कि जो मैजिस्ट्रेट नहीं है ना ही पुलिस ऑफिसर है, तो वो उसको क्या करेगा, डिलीवर करेगा उस पर्सन को और उस आर्म्स वगैरह को जिसने सीज किए हैं, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को।
और वो जो ऑफिसर है वो क्या करेगा, आइदर या तो वो उसको रिलीज कर देगा, उस पर वो अगर वो पर्सन एग्जीक्यूट करता है बॉन्ड, या तो विद और विदाउट श्योरिटी की वो अपीयर होगा मजिस्ट्रेट के पास, और कीप द थिंग सीज्ड इन द कस्टडी टिल द अपीयरेंस ऑफ दैट पर्सन बिफोर मजिस्ट्रेट। और मतलब वो ये मान जाता है कि हाँ ये जो मेरे आर्म्स एम्यूनिशन है उनको सीज करके रखा जाए जब तक मैजिस्ट्रेट के पास में अपीयर नहीं होगा तब तक के लिए। या फिर अगर वो पर्सन अगर फेल हुआ था एग्जीक्यूट करने के लिए बॉन्ड जैसा कि उसको रिक्वायर हुआ था, तो सफिशिएंट श्योरिटी प्रोड्यूस दैट पर्सन डूज थिंग्स विदाउट डिले बिफोर द मैजिस्ट्रेट। अगर पर्सन यहाँ पे फेल हो गया बॉन्ड वगैरह फर्निश करने में, तो उसको रिक्वायर किया सकता है कि सफिशिएंट श्योरिटीज दे दीजिए, और अगर वो सफिशिएंट श्योरिटी को प्रोड्यूस कर देता है तो वो विदाउट डिले बिफोर मैजिस्ट्रेट कर सकता है। हाँ, मतलब वो मैजिस्ट्रेट, मतलब वो अगर विदाउट डिले यहाँ पे सफिशिएंट श्योरिटीज दे सकता है मैजिस्ट्रेट के पास, तो चल जाएगा उसका। अब सेक्शन नंबर 38 है, ऑफेंस इज टू बी कॉग्निजेबल। तो यहाँ पे जो भी ऑफेंस है इस एक्ट में वो कॉग्निजेबल होगा विद इन द मीनिंग ऑफ सीआरपीसी के में। फिर सेक्शन नंबर 39 है, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नेसेसरी इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे कोई भी तरीके की प्रोसिक्यूशन यहाँ पे, मतलब ऊपर वाले सेक्शन का मीनिंग आपको समझ में आएगा ना कि जो भी ऑफेंसेस है वो कॉग्निजेबल होंगे। मैंने तो जल्दी जल्दी में रीड कर दिया तो मैंने सोचा बता दूं। तो यहाँ पे जो भी ऑफेंस होंगी इस एक्ट के में अंडर वो कॉग्निजेबल होंगी, मतलब पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट भी कर पाएगी और इन्वेस्टिगेशन भी कर पाएगी विदाउट परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। फिर सेक्शन नंबर 39 है कि प्रीवियस सेंशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नेसेसरी इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे कोई भी तरीके का प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा किसी भी ऑफेंस जो कि अंडर सेक्शन 3 में है, जब तक कि उसको प्रीवियस सेंशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं ले लेते। फिर सेक्शन नंबर 40 है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन स्टेट। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का सूट, प्रोसिक्यूशन, अदर लीगल प्रोसीडिंग किसी पर्सन के अगेंस्ट नहीं लगेगी जो एनीथिंग डन और इंटेंडेड टू बी डन इन गुड फेथ, मतलब गुड फेथ में अगर उसने काम किया या करने की उसकी इंटेंशन थी इस एक्ट में, तो उसको कोई भी तरीके का सूट, प्रोसिक्यूशन या अदर लीगल प्रोसीडिंग वगैरह नहीं लगेगी। सेक्शन नंबर 41 है, पावर टू एग्जाम। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर ओपिनियन है कि नेसेसरी है पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करना, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करके नोटिफिकेशन में एक्सेप्ट कर सकती हैं, या तो किसी पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को, या तो वो जनरली मतलब सारी चीजों के लिए, या फिर रिलेशन टू सच डिस्क्रिप्शन के आर्म्स एम्यूनिशन रखने के लिए जैसा कि नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई होगा, और एक्सक्लूड कर देंगे उसके डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्म्स एम्यूनिशन को, और या फिर विड्रॉ कर लेंगे वो किसी पार्ट ऑफ इंडिया में फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ ऑल या फिर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किस क्लास ऑफ पर्सन या पर्सन्स को यहाँ पे वो इस एक्ट से एक्सक्लूड कर सकती है, और किसी आर्म्स या एम्यूनिशन के डिस्क्रिप्शन को भी किसी पार्ट ऑफ एरिया में या होल पार्ट ऑफ इंडिया में वो क्या कर सकती है, एक्सक्लूड कर सकती है इस एक्ट के सारे प्रोविजन से या कुछ प्रोविजन से। फिर एज ऑफन इट में कैंसिल, और वो यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन एंड अगेन सब्जेक्ट, और यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन इशू की गई है उसको कैंसिल भी कर सकती हैं, या फिर वो अगेन उसको इशू कर सकती हैं लाइक नोटिफिकेशन जो भी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन डिस्क्रिप्शन आर्म्स एम्यूनिशन के रिस्पेक्ट में उसने किसी पार्ट ऑफ इंडिया ऑपरेशन में किया है। अब सेक्शन नंबर 42 है यहाँ पे, पावर टू टेक सेंसस ऑफ फायर आर्म्स। तो यहाँ पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में यहाँ पे डायरेक्ट कर देगी कि सेंसस जो है, सेंसस मतलब जैसे हम इंसानों का जनगणना करते हैं, वो जनगणना फायर आर्म्स की उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में सेंसस इशू कर सकती है कि करा जाएगा, और फायर आर्म्स का किसी भी एरिया में एम्पावर कर सकती है किसी भी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट होगी वो यहाँ पे सेंसस वगैरह लेगा। अब जैसे इशू हो जाता है यहाँ पे नोटिफिकेशन, तो जो भी पर्सन है यहाँ पे जिनकी पोजीशन में किसी फायर, कोई भी फायर आर्म्स है किसी भी एरिया में, मतलब उस एरिया में जिस एरिया में नोटिफिकेशन इशू किया है वो उनको यहाँ पे फर्निश करना पड़ेगा, ऑफिसर जो भी कंसर्न है उनको सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास, उनके पास कौन कौन से आर्म्स है, और अगर उनसे रिक्वायर किया गया इन रिलेशन में तो उनको वो प्रोड्यूस भी करना पड़ेंगे आर्म्स, तो प्रोड्यूस बिफोर हिम फायर आर्म्स एज ही सो रिक्वायर्ड, जैसा कि उनसे रिक्वायर्ड है उस तरीके के आर्म्स उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर सेक्शन 43 है, पावर टू डेलीगेट। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में यहाँ पे
डायरेक्ट कर सकती है कि जो पावर एंड फंक्शन जो भी एक्सरसाइज किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं इस एक्ट में, केवल पावर ऑफ सेक्शन 41 को छोड़ के, अदर देन सेक्शन 41 लिखा हुआ है, तो उसको छोड़ के 41 सेक्शन को छोड़ के इम्पोर्टेंट है। और जो भी पावर है अंडर सेक्शन 44, 44 की पावर्स को भी छोड़ के, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पावर सेक्शन 41 और 44 को छोड़ के जो भी मैटर्स हैं यहाँ पे सब्जेक्ट टू सच कंडीशन वो स्पेसिफाई करेंगे नोटिफिकेशन में, जो भी उनके द्वारा परफॉर्म या एक्सरसाइज की जाती है, उसको यहाँ पे क्या करेंगे, डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं किसी भी ऑफिसर को या अथॉरिटी को जो कि सबऑर्डिनेट है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर कुछ ऑफिसर और अथॉरिटी जो कि सबऑर्डिनेट है स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे कि स्पेसिफाई किया हो नोटिफिकेशन में। और जो भी रूल्स मेड बनाए, मतलब जो भी रूल्स बनाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे यहाँ पे वो अंडर दिस एक्ट में कंफर पावर और इम्पोज ड्यूटीज वगैरह जो कंफर करती है, पावर जो इम्पोज पावर और इम्पोजिशन ड्यूटीज वगैरह होती है अपॉन स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट देयरटू। तो जो भी यहाँ पे रूल्स वगैरह बनाए जाएंगे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट के अंडर में, तो उसमें पावर कर सकते हैं यहाँ पे और इम्पोज कर सकते हैं ड्यूटीज, और ऑथराइज कर सकते हैं यहाँ पे पावर्स और इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटीज वगैरह को, या तो स्टेट गवर्नमेंट को या जो भी ऑफिसर उनके सबऑर्डिनेट है उनको। अब सेक्शन नंबर 44 है यहाँ पे पावर टू मेक रूल्स, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट में रूल्स बना सकती है कैरी आउट करने के लिए पर्पज ऑफ दिस एक्ट को। तो विदाउट ड्यूटी टू द जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग पावर, रूल्स प्रोवाइड फॉलोइंग मैटर्स नेमली। तो ये रूल्स को सिर्फ मैं रीड कर देता हूँ, वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, सिर्फ रीड कर देता हूँ, बाकी मतलब समझना होगा तो आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले है अपॉइंटमेंट, जुरिडिक्शन, कंट्रोल ऑफ फंक्शंस एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी इंक्लूडिंग द एरियाज एंड द कैटेगरीज ऑफ आर्म्स और एम्यूनिशन इन विच इट में grant licenses, forms and particulars of application for the grant and renewal of license, where the application of renewal of license, the time within which it shall be made, the form in which the conditions subject to which a license may be granted or refusal or renewal varied, suspended or revoked. Where no period specified in this act, the period which license shall be continued to be enforced. The fees payable in respect of any application to grant and renewal of license, and in respect of any license granted and renewed in manner paying the same. And the manner which the maker's name and manufacturer's number or other identification mark of firearms and ammunition shall be stamped and otherwise shown thereon or tracking. For the purpose of this clause, tracking means the systematic tracking of firearms, ammunition, manufacturer, purchasers for the purpose of directing, investigating, analysis, illicit manufacturing, illicit trafficking. The procedure for test proof of any firearms or firearms that may used or cause training, age limit of person who use them, and the condition for their use such person. An authority whom appeals referred under section 18 and procedure to be followed by authority and the period within which appeal may be referred and fees paid in respect of appeals and referred of fees. The maintenance records of account, anything done license other than a license issued under section 3 section 4, and the entries made records under the records or accounts exhibited to such records accounts any person, any police officer empowered in this behalf. Every entry inspection in any police officer, any officer of government empowered in this behalf premises or other place, arms ammunition which are manufactured, ammunition arms is carried in the manufactured dealers in such arms or ammunition and exhibited the same officer. The conditions subject to which arms and ammunition deposited in the licensed dealer or unit are very required under subsection 1 of section 21, the period of
The expiry which the things so deposited may be forfeited. Such other matters as may be prescribed. फिर उसके बाद वही है कि जो भी अगर उन्होंने यहाँ पे रूल्स वगैरह बना दिए तो उनको यहाँ पे बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास रखा जाता है, और जैसा कि बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट जिस तरीके से अग्री होंगे उस तरीके से मॉडिफाइड फॉर्म में ये सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी, और कुछ भी तरीके से प्रीवियसली कुछ डन हुआ है तो उसको अफेक्ट नहीं किया जाएगा। अब है एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस, सेक्शन नंबर 45। तो नॉट नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाई, तो यहाँ पे किसके ऊपर ये चीजें अप्लाई नहीं होंगी, कोई भी आर्म्स एम्यूनिशन जो कि ऑन बोर्ड एनी सी गोइंग वेसल या फिर एयरक्राफ्ट जो कि फॉर्म ऑर्डिनरी आर्मामेंट या इक्विपमेंट और सच वेसल और एयरक्राफ्ट, मतलब इन चीजों पे ये चीजें अप्लाई नहीं होगी। या फिर एक्विजिशन पोजेशन कैरी ऑन कैरिंग, और या फिर मैन्युफैक्चरिंग रिपेयर कन्वर्जन टेस्ट प्रूफ सेल और ट्रांसफर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट आर्म्स एम्यूनिशन है वो अंडर द ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ है या पब्लिक सर्वेंट इन टर्म्स ऑफ हिज ड्यूटी एज पब्लिक सर्वेंट हुआ है तो उनके ऊपर ये नहीं होगा। फिर लिखा हुआ है जो भी मेंबर है नेशनल कैडेट क्रॉप्स का जिसने यहाँ पे रेज किया है मेंटेन किया है अंडर नेशनल कैडेट क्रॉप एक्ट 1948 में, और कोई एनी ऑफिसर जो भी एनरोल्ड पर्सन है यहाँ पे ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी जो भी रेज्ड हुआ है मेंटेन हुआ है अंडर द टेरिटोरियल आर्मी एक्ट, या फिर कोई एनी पर्सन है अदर आर्म फोर्सेस का जिसने यहाँ पे रेज्ड और मेंटेन किया हुआ है be raised and maintained under the Central Act. So the member of other members as the central government may by notification in official gazette specify in the course of his duty as the member enrolled for such member, the member or enrolled person, any weapon of an एप्सिल पैटर्न। अब कोई भी ऐसा वेपन है यहाँ पे जो एप्स एप्स एब्सोल्यूट पैटर्न का है, कोई भी वेपन यहाँ पे एब्सोल्यूट पैटर्न का है या फिर एंटीक्वेरियन वैल्यू का है, मतलब बहुत पुराना, या मतलब क्या समझ सकते हैं ऐसे एक एंटीक तरीके का वैल्यू का वो यहाँ पे कोई वेपन है, और या फिर कोई डिसरिपेयर कोई भी वेपन है, मतलब ऐसा वेपन जो खराब है, बहुत पुराना है, बहुत ही खराब तरीके का है, विच इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड एज अ फायर आर्म, जिसको फायर आर्म की तरह यूज नहीं किया जा सकता, या तो आइदर विथ या विदाउट रिपेयर, मतलब रिपेयर करके या बिना रिपेयर करे उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता एज अ फायर आर्म्स, या मतलब बहुत पुराना है या एब्सोल्यूट पैटर्न का है तो इनके ऊपर ये चीजें अप्लाई नहीं होगी। फिर जो भी एक्विजिशन पोजीशन कैरी करता है यहाँ पे पर्सन ऑफ माइनर पार्ट्स ऑफ आर्म्स एम्यूनिशन का, यहाँ पे मतलब कोई भी एक्विजिशन पोजीशन और कैरी होता है किसी पर्सन ऑफ माइनर पार्ट्स ऑफ, मतलब कोई पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, पोजेस कर रहा है, कैरी कर रहा है माइनर पार्ट्स, मतलब कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं यहाँ पे आर्म्स और एम्यूनिशन के, और विच आर नॉट इंटेंडेड टू बी यूज, और उसका यहाँ पे इंटेंशन नहीं कि वो यूज करेगा यहाँ पे अलॉन्ग विद कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स, मतलब जैसे किसी के पास कुछ बंदूक की गोलियां वगैरह हैं, बंदूक के बिना यूज करा, हाँ तो यहाँ पे वो यूज कर रहा है यहाँ पे नॉट इंटेंडेड टू बी यूज अलॉन्ग विद कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स, मतलब बिना उसके बंदूक वगैरह के वो अपने पास कुछ गोली वगैरह रखे हुए हैं और पोजीशन में है, या तो उस पर्सन के द्वारा किसी अदर पर्सन के द्वारा, तो यहाँ पे वो नहीं होगा, उसके ऊपर ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर कोई पर्सन है उसके पास केवल स्मॉल पार्ट यहाँ पे है उस आर्म्स और एम्यूनिशन का, और यहाँ पे उसका इंटेंशन ये कि यूज किया जाएगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स के साथ, तो वो यहाँ पे पजेस वगैरह कर सकता है, या फिर कोई एनी अदर पर्सन भी। अब लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 46 रिपील ऑफ एक्ट, जो कि एक्ट नंबर 11 ऑफ 1878 का है। तो जो इंडियन आर्म्स एक्ट, सॉरी इंडियन आर्म्स एक्ट जो 1878 का है उसको यहाँ पे रिपील कर दिया गया है, लेकिन नॉट विस्टैंडिंग द रिपील ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, मतलब 1878 का आर्म्स एक्ट को रिपील कर दिया गया है, इंडियन आर्म्स एक्ट जिसको बोला जाता था, और उसके रिपील होने के बावजूद भी विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6 एंड सेक्शन 24 ऑफ जनरल क्लोजेज एक्ट, तो ये जो रिपील होने के बाद भी सेक्शन 6 एंड सेक्शन 24 ऑफ जनरल क्लोजेज एक्ट को अफेक्ट नहीं करेंगे, और एवरी लाइसेंस जो भी ग्रांट और रिन्यू किया गया था उस एक्ट में, इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के पहले, वो
जब तक कि यहाँ पे उसको पहले से रिवोक नहीं कर लिया था, वो कंटिन्यू इन फोर्स रहेगा आफ्टर सच कमेंसमेंट। इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के बाद वो यहाँ पे क्या रहेगा, जब तक उसको पहले से अगर रिवोक नहीं कर लिया था तब तक वो कंटिन्यू रहेगा अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ पीरियड के लिए, और विच इट हैज बीन ग्रांटेड और रिन्यू। तो जिस पीरियड के लिए उसको ग्रांटेड किया गया था उस पीरियड के लिए वो रहेगा, और रिन्यू वगैरह होगा तो इस एक्ट में रिन्यू वगैरह किया जाएगा। बाद में तो ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो बाद में तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, और पहले जो कुछ हुआ था वो तब तक कंटिन्यू रहेगा जैसा कि उस एक्ट में उस टाइम पीरियड में के लिए दिया गया था। सो आज हमारा आर्म्स एक्ट कंप्लीट हो गया।